तो देखिए आप लोगों को जैसा कि 3 चैप्टर तक फिजिक्स पूरा हो गया था, न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवाया था। बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आधार पर मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पूरा एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, पूरा प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम न क्रिएट हो। और उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो अगला चैप्टर 4 है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। यानी अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, जिसमें क्या था, स्थिर वैद्युतिकी थी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या था कि आवेश स्थिर रहते हैं और स्थिर आवेशों के क्रियाकलाप को हम पढ़े थे। उसके बाद थर्ड चैप्टर जो था हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, यानी स्थिर वैद्युतिकी के बाद गतिकी वैद्युतिकी पढ़े थे, जिसमें क्या था कि चार्ज जो रहते हैं वो मूव करते हैं, तो उनके मूव करने के रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी जब चार्ज मूव करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब उसी इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर हम ये जानेंगे कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व में क्या रिलेशन होता है और ये कैसा होता है। आवेश जब गति करते हैं तो गति करने के कारण उनके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो कि वह क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है अथवा प्रतिकर्षित करने लगता है। तो वह क्या कहलाता है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न बल अथवा क्षेत्र। तो वो क्या हुआ हमारा, गतिमान आवेश के कारण क्षेत्र हुआ। अब वह क्षेत्र कैसा होता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। तो इससे क्या पता चला कि वो क्षेत्र कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र है। यानी गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, यही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। हम क्या जानने वाले हैं कि गतिक वैद्युतिकी में आवेश का मतलब कि क्या रोल होता है, वो कैसा वर्क करता है। तो गतिक वैद्युतिकी में जो आवेश होते हैं वो मूव करते रहते हैं। आवेश मूव करते रहते हैं, तो मूव करने के कारण उनके एक्शन से जो वर्क होते हैं वह क्या कहलाता है, गतिक वैद्युतिकी। जो भी वर्क होता है इसके अंतर्गत वही गतिक वैद्युतिकी कहलाता है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर 4 है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं कि, नोट करिएगा, किसी आवेश के गति करने से, किसी आवेश के गति करने से उसके समीप एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्षेत्र आवेश अथवा आवेशों के समुदाय को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, ये तो हो गया, गतिमान आवेश भी हो गया, प्रभाव भी हो गया, और चुंबकत्व के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो वो जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र के विषय में आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े थे। यहाँ पर भी आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेशों की गति से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके विषय में अध्ययन किया था। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया था कि उन्होंने अपने प्रयोगशाला में एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास होता है, वो रखा हुआ था, और उसके समीप उसके ऊपर से उनके लैंप का एक तार, 2 तार ऐसे फैला हुआ था। तो क्या करते थे, जब लैंप का वो स्विच ऑन करते थे तो कंपास घूम जाता था, और जब लैंप का स्विच ऑफ करते थे तो कंपास अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे, स्टेबल पॉइंट पे आ जाता था। तो ऐसा करने से उन्हें ये अनुभव हुआ कि शायद कोई ऐसा बल है जो इस तार में है, इस वायर में ऐसा कोई बल है जो बल इस कंपास को मूव करा दे रहा है। तो उन्होंने उस बल का अनुभव किया और वह बल विद्युत बल बताया, और उसी विद्युत बल के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ऑर्स्टेड की। ऑर्स्टेड ने, उनका प्रयोग क्या है, ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोगशाला में मेज पर रखे कंपास के ऊपर लैंप के तार थे,
उन तारों से, यानी लैंप में जो स्विच लगा था, जब स्विच को ऑन ऑफ करते थे तो उन तारों से विद्युत धारा प्रवाहित होती थी। विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसके समीप जो क्षेत्र उत्पन्न होता था, वह क्षेत्र क्या करता था, कंपास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता था, जिससे कंपास की सुई मूव करती थी। अगर प्रभावित नहीं करता तो नहीं करती। तो ये ऑर्स्टेड का मेन यूज यही है कि ऑर्स्टेड ने ये किया कि उन्होंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ज्ञात किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ज्ञात किया था, और इससे ये पता चला कि जब भी धारा चलती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसी कारण वहाँ पर रखा हुआ कंपास मूव कर रहा था, और कंपास की सुई मूव करने का जो डायरेक्शन था, वह डायरेक्शन दो कंडीशन में, दो दिशाओं में था। तो ऐसा हुआ कि हम एक पहले डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं कि एक कंपास रखा हुआ है, ये सुइटेबल है। तो जब हम यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम बैटरी को जोड़ दे रहे हैं ऐसे कंडीशन में, तो हम सबसे पहले कौन सा कंडीशन अपनाते हैं कि यहाँ पर हम प्लस को रखते हैं और यहाँ पर माइनस को। तो जो विद्युत धारा है वो इस दिशा में बहेगी। इसी प्रकार से जब इस दिशा में बहती है या चलती है तो क्या देखने को मिलता है कि जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है, तो यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज है। कि क्लॉकवाइज चल रही है तो यहाँ पर जो कंपास है वो क्लॉकवाइज मूव करता है। यहाँ पर क्लॉकवाइज धारा बहती है तो यहाँ पर कंपास क्लॉकवाइज मूव करता है, और एट द नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पर आकर के इस प्रकार से मूव कर जाता है। यानी इतना ये क्या होता है, मूव हो जाता है। और सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब हम धारा को इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पर जो धारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पर जो बैटरी लगती है प्लस माइनस, इस समय धारा का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसके कारण जो कंपास पर इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कंपास की सुई है और ये सुई टेबल है। अब देखिए धारा यहाँ पर जब क्लॉकवाइज थी तो कंपास की सुई भी, नीडल भी क्लॉकवाइज घूमती है। अब यहाँ पर धारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कंपास की सुई एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी लाइक दिस, इस प्रकार से। तो क्या होता है, अब ये जब घूमती है तो अपने पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच जाती है इस प्रकार से। तो ये ऑर्स्टेड ने देखा कि जब उन्होंने लैंप के स्विच को बार बार ऑन और ऑफ किया तो ऐसा देखने में प्रतीत हुआ कि जब धारा फ्लो हो रहा था तो कंपास की नीडल मूव हो रही थी, जब धारा का फ्लो नहीं हो रहा था तो कंपास की नीडल मूव नहीं कर रही थी। और दो कंडीशन ये थे कि जिस डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही थी उसी डायरेक्शन में ये नीडल भी मूव हो रहा था, और जब अपोजिट डायरेक्शन में धारा को फ्लो किया गया तो नीडल भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज धारा थी तो यहाँ पर नीडल भी क्लॉकवाइज घूमी, एंटी क्लॉकवाइज धारा में नीडल भी एंटी क्लॉकवाइज घूमी। ये ऑर्स्टेड का प्रयोग है जो कि पहला हेडिंग है। ऑर्स्टेड का प्रयोग करके आप लोग इसे पूरा लिख लीजिए।